किशनगंज गांव में पिछले 4 सालों से ठीक से बारिश न होने की वजह से तालाब, कुएं और खेत पूरी तरह से सूख गए थे। खेतों में पानी न मिलने की वजह से जमीन पूरी तरह से सूख चुकी थी और उस गांव में केवल एक ही कुएं में पानी था और वो कुआं भी गांव के सरपंच जी की जमीन पर था। इसीलिए गांव वालों को पीने के पानी के लिए सरपंच जी को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ता था या फिर गांव की औरतें 4 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे गांव की नदियों से पानी भरकर लाया करती थीं। बहुत थक गई हूँ और अभी तो 1 मील और चलना है, लेकिन इतनी दूर तक कैसे चल पाऊंगी? बहुत थक गई हूँ। हम भी क्या कर सकते हैं, हमारे भाग्य में तो यही लिखा है। यहाँ 4 साल से बारिश नहीं हुई है। गर्मी की वजह से सारी फसल जल गई है। 4 मील दूर से हमें पानी लेकर आना पड़ता है। हम पता नहीं आगे कैसे जिंदा रहेंगे। मैं तो सोच रही हूँ ये गांव छोड़कर कहीं और चली जाऊं। अरे ये क्या हो रहा है? मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है। मुझे बहुत जोरों से चक्कर आ रही हैं। फिर ममता थोड़े आगे चलते ही अचानक से चक्कर खाकर गिर जाती है और गर्मी की वजह से बेहोश हो जाती है। अरे क्या हुआ ममता बहन, उठो ना। अरे सुनो रमा बहन, ममता के ऊपर थोड़ा पानी डालो। हे भगवान, थोड़ी तो दया करो हमारे ऊपर। पूरा गांव सूख गया है, सभी की फसलें बर्बाद हो रही हैं। दया करो, कृपा करो। प्रदीप, जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो। प्रदीप, तुम्हारी पत्नी नदी से पानी लाते समय गर्मी की वजह से रास्ते में चक्कर खाकर गिर गई है। जल्दी घर चलो, डॉक्टर जी भी आए हैं। जल्दी चलो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो दोनों जल्दी से प्रदीप के घर जाते हैं। अरे क्या हुआ डॉक्टर ममता को? कुछ नहीं, धूप में इतनी दूर से पानी लाने की वजह से थोड़े चक्कर आ गए थे और थोड़ा बुखार भी है अभी। हालांकि मैंने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। तभी वहाँ पर प्रदीप और कमलेश भी आ जाते हैं। डॉक्टर जी, क्या हुआ है मेरी पत्नी को? क्या होगा तुम्हारी पत्नी को? इतनी धूप में वो बेचारी इतनी दूर जाकर तुम्हारे लिए पानी लेने जो गई थी। मैंने तुम सबसे कहा है इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे कुछ पैसे देकर मेरे कुएं से पानी ले लिया करो। लेकिन तुम सबको तो पैसे बचाने की आदत है ना, तो अब उसका परिणाम देख लो। ये तो अच्छा हुआ कि इसके साथ में गांव की और दूसरी औरतों भी थी, नहीं तो पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता। तभी ममता को होश आ जाता है। अरे मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ था? आप अपने ही घर में हो। आपको धूप की वजह से चक्कर आ गए थे, लेकिन आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में आप सही हो जाओगी। सुनो प्रदीप, मैंने अभी के लिए तुम्हारी पत्नी को दवाई दे दी है, लेकिन आगे की दवाई के लिए तुम्हें मेरे अस्पताल में आना होगा। अब चलो, सभी लोग इनको थोड़ा आराम करने दो। फिर डॉक्टर और बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुनो, अब मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए हम भी सरपंच के कुएं से पानी खरीद कर पी लिया करेंगे। आपकी कमाई पहले ही ज्यादा नहीं होती और फिर हम लोग अपने बेटे को शहर में पैसे कैसे भेजेंगे? अगर हम सारे पैसे यही खर्च कर लेंगे तो। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं तुम्हें नदी पर पानी लाने के लिए नहीं जाने दूंगा। मैं आज ही अर्जुन को घर आने के लिए खत लिख देता हूं। फिर कुछ ही दिनों में अर्जुन को अपने पिताजी का खत मिल जाता है। खत को पढ़कर अर्जुन तुरंत ही अपने गांव के लिए निकल जाता है और शाम होने तक अपने घर पहुंच जाता है। अरे अर्जुन बेटा, आ गया तू। ममता, बाहर आओ, जल्दी देखो, अपना बेटा आ गया। आ गया बेटा। तो बेटा, तुझे रास्ते से आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। आप बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है?
बेटा, हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं। माँ, पिताजी आपको इतने दिनों बाद देखकर काफी अच्छा लग रहा है। बेटा, हमें भी तुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटा, हमें माफ कर देना, अभी अपनी इतनी कमाई नहीं हो रही है, इसीलिए हमने तुम्हें बीच में से ही पढ़ाई छुड़वा दी। और दूसरी बात, इस गांव में पानी की बहुत समस्या है और अब तेरी माँ की तबीयत खराब भी है, इसीलिए वो नदी पर पानी लाने के लिए नहीं जा सकती। तो पिताजी, आप इस समस्या को लेकर सरपंच जी के पास जाइए। अब वो ही इस समस्या का समाधान करेंगे। अरे बेटा, हमारी किस्मत ही फूटी हुई है। ये सब तो पहले से ही चलता आ रहा है और इस समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि गांव में पीने का पानी या तो 4 मील दूर जाकर नदी से लेकर आओ या फिर गांव के सरपंच को मोटी रकम देकर उसके कुएं से पानी खरीदो। लेकिन पिताजी, अगर सरपंच के कुएं में पानी है तो गांव के बाकी सभी लोगों के कुएं में पानी क्यों नहीं है? अरे बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, सरपंच ने शहर से बड़ी बड़ी मशीन मंगाकर और लोगों को बुलाकर अपना कुआं बहुत गहरा करवा लिया है, जिस वजह से उसके कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता। तो पिताजी, गांव के सभी लोग मिलकर बाकी कुआं को भी सरपंच के कुएं की तरह गहरा क्यों नहीं कर लेते? अरे बेटा, गांव वालों ने ये कोशिश भी की थी, लेकिन गांव की जमीन के अंदर बहुत सारे पत्थर है, इसीलिए और खुदाई नहीं होती। और गांव वालों ने सरपंच से भी कहा तो सरपंच ने कहा कि खुदाई करने में बहुत खर्चा आता है। और सरपंच जी ने कहा अगर हम अपने पूरे गांव की जमीन बेच भी दे तो भी गांव का एक भी कुआं नहीं बनवा सकते हैं। पिताजी, अब मेरी समझ में सभी बातें आ गई है। ये गांव का सरपंच ही बहुत लालची है। इसे सिर्फ पैसों से प्यार है, गांव वालों से नहीं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए पिताजी, अब मैं यहाँ आ गया हूं ना, तो अब मैं इस पानी की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बेटा, इस समस्या का समाधान आज तक कोई नहीं कर पाया है, तो तुम क्या करोगे? पिताजी, शहर में सभी लोगों ने अपने घरों में बोरिंग लगता रखी है और बोरिंग लगवाने में कुएं को खुदवाने जितना खर्चा भी नहीं आता और बोरिंग की मदद से जमीन के अंदर के पानी को भी बड़ी ही आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन बेटा, वो सब कैसे होगा? उसके लिए तो बिजली की जरूरत पड़ती है ना। हाँ पिताजी, बस बिजली की ही जरूरत पड़ेगी। बाकी आपकी कृपा से मैंने एग्रीकल्चर की ही पढ़ाई करी है, तो मुझे बोरिंग लगाना आता है। लेकिन बेटा, गांव का सरपंच ऐसा कभी नहीं होने देगा। अगर तुम बोरिंग लगा दोगे तो उसका धंधा बंद हो जाएगा और वह ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देगा। अगर तुम चाहो तो एक बार गांव वालों से बात करके देख सकते हो। सुनिए, आज मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। क्या बात करनी है अर्जुन बेटा, बताओ। हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बेचारी औरतों को 4 मील दूर जाना पड़ता है। अगर हमारे गांव में बोरिंग लगा दी जाए तो जमीन के अंदर से पानी को बड़े ही आराम से बाहर लाया जा सकता है। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो भला? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम शहर से आए हो इसीलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जमीन के नीचे से पानी कैसे निकल सकता है? और अगर पानी निकल भी गया तो उस पानी में कुछ मिला हुआ होगा। तो अगर हम उस पानी को जमीन में डालें तो हमारी जमीन खराब हो गई। फिर और अगर हम उस पानी को पिए तो पानी पीने से हम में से किसी को कुछ हो गया तो कौन होगा उसका जिम्मेदार? क्या रे अर्जुन, तू शहर से आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ज्यादा हवा में मत उड़ और यहाँ से चला जा। अरे चलो भाइयों, ये तो पागल हो गया है, फालतू में अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहा है। ये गांव वाले सच में अपनी ही भलाई नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आखिरी दम तक पूरी कोशिश करूंगा। फिर अर्जुन वहां से सीधे सरपंच जी की हवेली में जाता है। प्रणाम सरपंच जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं इस गांव के प्रदीप का बेटा हूँ। हाँ, तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बताओ, क्या काम है? सरपंच जी, मैं बस यही पता करने आया था कि आसपास के गांव में तो बिजली आ गई है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक बिजली क्यों नहीं आई? अरे मूर्खो, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि ये बात मुझे कैसे पता होगी? ये बात तो तुम बिजली विभाग में जाकर पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे सरपंच जी, मैं आपसे ये बात बस इसीलिए पूछ रहा था कि आप गांव के सरपंच हो और गांव के विकास की सबसे ज्यादा चिंता एक सरपंच को ही होती है। इसीलिए सोचा था कि आपको पता होगा। चलिए,
कोई बात नहीं सरपंच, अब मैं चलता हूँ। मैं इस बारे में और कहीं पता कर लूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है। आसपास के सभी गांव में बिजली आ गई है, लेकिन हमारे गांव किशनगंज में अभी तक बिजली नहीं आई है। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, रुको, मैं अभी देखकर बताता हूँ। हाँ देखिए, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है। हाँ, मैंने देखा आपके गांव में बहुत ही जल्द बिजली की लाइन आने वाली है और ऑर्डर भी आ गया है। आपके गांव के सरपंच जी के पास लेटर भी पहुंचा दिया गया है। जैसे ही सरपंच जी उस पर हस्ताक्षर करेंगे, वैसे ही आपके गांव में बिजली का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन वहां से अपने घर लौट जाता है। पिताजी, आज मैं बिजली विभाग वालों के पास गया था। उन्होंने कहा था कि सरपंच की हस्ताक्षर होते ही अपने गांव में बिजली के खंभे लगना शुरू हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं तुझे अपनी 5 बीघा जमीन बेचकर पैसे दे दूंगा और 1 बीघा जमीन पर तू बोरिंग लगा लेना। फिर कुछ ही दिनों में अर्जुन अपने खेतों में बोरिंग लगवा देता है, जिसको देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये बात जैसे ही सरपंच को पता चलती है तो सरपंच जोरों से तिलमिला जाता है। प्रदीप का बेटा तो बहुत ही तेज निकला। उसने तो आखिरकार अपने खेत में बोरिंग लगा ही डाली। गांव के लोग इस बात से काफी खुश हैं, लेकिन बोरिंग चालू होने के बाद अपने कुएं से कोई भी पानी नहीं लेने आएगा। अरे तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ बिजली आएगी तो ही पानी आएगा ना। मैं ऐसे ही अपना धंधा थोड़ी चौपट होने दूंगा। फिर सरपंच सीधे बिजली विभाग वालों के पास जाता है। देखो, हमें हमारे गांव में बिजली की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सरपंच जी, आप मना क्यों कर रहे हैं? आपके गांव में बिजली लगाने के लिए तो सरकार का कब से आदेश आ गया है। अगर आप अपने गांव में बिजली लगाओगे तो आपके गांव में कभी भी अंधेरा नहीं रहेगा और आपके गांव की पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे मेरे गांव में बिजली की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजली के तारों में बहुत जोरों से करंट आता है और उससे कई लोग मर जाते हैं। इसीलिए मैं अपने गांव में किसी को इतनी बुरी तरीके से मारते हुए नहीं देख सकता। मुझे मेरे गांव में कोई बिजली नहीं चाहिए। सरपंच जी, ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ठीक है, सरपंच जी जैसा आप चाहो। फिर ऐसे ही पूरे 20 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस गांव में अभी तक बिजली की लाइन नहीं आई थी, जिस बारे में पता करने के लिए अर्जुन बिजली विभाग जाता है। तो बिजली विभाग वाले सरपंच जी की कही हुई सारी बातें अर्जुन को बता देते हैं। तो वो उदास होकर वहाँ से सीधे अपने घर लौट आता है और घर आकर सारी बातें अपने माँ और पिताजी को बता देता है। अरे बेटा, तुम शांत हो जाओ, डरो मत, और हमने कभी तुम्हें पीछे हटना नहीं सिखाया है। पिताजी, इस गांव में मेरा आप दोनों के अलावा और कोई साथ नहीं दे रहा है, ना ही सरपंच और ना ही गांव वाले। अब आप ही बताइए, तो फिर मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा? देखो बेटा, हमें कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन हमें इतना पता है कि तुम गांव वालों का भला ही चाहते हो, और जो व्यक्ति दूसरों व्यक्तियों का भला चाहता हो तो उसकी कभी हार नहीं होती, हमेशा उसकी जीत ही होती है। लेकिन पिताजी, बिना बिजली के बोरिंग की मोटर कैसे चलेगी? बेटा, वो सब हमें नहीं पता है, लेकिन तुम्हें इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना है। जरूर कुछ तो ऐसा होगा जिससे वो मशीन बिना बिजली के भी चल सके। सोचो बेटा, दिमाग लगाकर सोचो, कुछ ना कुछ उपाय जरूर मिल जाएगा। पिताजी, मुझे उसके लिए और पैसे चाहिए, लेकिन अब मैं आपसे और पैसे नहीं मांग सकता। आपने पहले ही सारी जमीन बेच दी। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे गहने बेच दो, मैं तुम्हें कभी भी असफल नहीं देख सकती। तुमने जो काम शुरू किया है तो तुम उसे पूरा भी करो। फिर अगले दिन सुबह होने पर सरपंच जी, गजब हो गया, गजब हो गया।
प्रदीप के बेटे ने आखिरकार बोरिंग से पानी चला ही डाला और उस बोरिंग से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है सरपंच जी। अरे तू क्या पागल हो गया है या फिर तेरी अभी तक ठीक से नींद नहीं खुली? बिना बिजली की उसकी वो मशीन कैसे चलेगी? सरपंच जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में जमीन से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। पता नहीं उसने ऐसा क्या लगाया जिससे उसकी पानी की मोटर चल गई और जमीन से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। अब अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप चलकर देख लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बिना बिजली के पानी कैसे निकल सकता है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं आखिर मामला क्या है। फिर सरपंच अपने नौकर के साथ अर्जुन के खेतों पर जाता है। अरे सरपंच जी, आप आइए। सरपंच जी, आपका यहाँ स्वागत है। बिजली नहीं आने पर भी तूने हार नहीं मानी और सूरज की शक्ति से तूने बिजली बना डाली। देखो सरपंच जी, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को लेवल लगाकर करता है तो उसका साथ भगवान भी देते हैं। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम गांव की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो? नहीं सरपंच जी, मैं गांव की सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। गांव के सरपंच आप हो, मैं नहीं। इसीलिए गांव की सारी समस्याओं का समाधान करना आपका कर्तव्य है। आप अपने लालच को छोड़ दीजिए, तभी आपके गांव की समस्याएं नजर आएंगी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। सरपंच जी, जो हमारे पूर्वजों ने तकलीफ सही है वो आप आने वाली वीडियो को क्यों देना चाहते हो? और आपको पता है बिना बिजली और बिना पानी के गांव का विकास बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। गांव में बिजली को आने दीजिए, उसको रोकिए मत। वैसे भी पहले से ही हमारा गांव बहुत पीछे है। लेकिन मेरी एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, तुम ये सब गांव वालों के लिए क्यों कर रहे हो? सरपंच जी, इस गांव में मेरे माता पिता भी रहे हैं और पानी की समस्या की वजह से ही मेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी और मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही समस्या की वजह से गांव का और कोई व्यक्ति किसी भी बड़ी मुसीबत में आए। और मैं आपसे बस यही कहता हूँ कि आप अपने बारे में ना सोचकर गांव वालों के बारे में सोचिए। अपने गांव वाले सभी बहुत भोले भाले हैं। आप उनसे जैसा कहते हैं वो बेचारे वैसे ही आपकी बातें मान लेते हैं। आप थोड़ा इनके ऊपर दया कीजिए सरपंच जी। तुम सही कहते हो बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। अब तुम देखना, अपने गांव को बहुत ही जल्द सबसे आगे ले जाऊंगा। मैं मेरी तरफ से हर एक प्रयास करूंगा जिससे अपने गांव का नाम सबसे ऊपर पहुंच जाए। मुझे माफ कर देना बेटा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की हमेशा जीत ही होती है, क्योंकि सत्य का साथ भगवान स्वयं देते हैं। राम राम।